हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू दिस पर्टिकुलर क्लास ऑफ द इकोनॉमिक्स गाइस। चलिए, लास्ट क्लास में हमने अपना चैप्टर नंबर फर्स्ट खत्म किया था। आज की क्लास में हमको चैप्टर नंबर 2 शुरू करना है, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। पहला चैप्टर थोड़ा सा बोरिंग बोरिंग सा लगता है, सभी बच्चों को लगता है। यहाँ से ये जो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट है, आपको मैं प्रॉमिस करता हूँ कि इतना इंटरेस्टिंग लगेगा और एकदम जल्दी जल्दी आपकी सारी चीज़ें समझ में भी आ जाएगी और लर्न करने के लिए बहुत आसान भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर सेकंड, यूटिलिटी एनालिसिस से। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और पेपर के लिए आपका बहुत ज़बरदस्त चैप्टर भी है, स्कोरिंग चैप्टर भी है। ठीक है, तो सर यूटिलिटी एनालिसिस मतलब होता क्या है? तो आपको सबको पता है कि वन सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी इज एन यूटिलिटी। ठीक है, ठीक है सर, डेफिनेशन तो आपने रट्टा कर ली, लेकिन एक्चुअल में यूटिलिटी का मीनिंग होता क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है क्या? जरा ध्यान दो, एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। इस एग्जाम्पल को गौर से सुनना, समझने की कोशिश भी करना। ये मान लो मिस्टर है नरेंद्र, ये मिस्टर नरेंद्र है। चलो, मिस्टर नरेंद्र ना बहुत खतरनाक नाम हो गया। ये मिस्टर नोबिता है। अब नोबिता की किस्मत कैसी है आपको तो पता ही है, वो हमेशा डोरेमोन की हेल्प लेता है, बराबर है ना। अब नोबिता चला गया था मस्त बढ़िया कहीं ना कहीं, एकदम फटाफट समझा रहा हूँ मैं। नोबिता चला गया था कहीं घूमने के लिए, ट्रैवल करने के लिए, गोवा। कहाँ चला गया था? गोवा। अब गोवा में आपको तो पता है वो तरह तरह के वाटर स्पोर्ट्स होते हैं ना। वाटर स्पोर्ट्स होते हैं वो जो पैराशूट को एकदम जो शिप से पैराशूट को बंधाया जाता है, फिर एकदम ज़बरदस्त तरीके से आसमान में छोड़ा जाता है, बराबर है कि नहीं? हम उसमें लटक के फुल एंजॉय करते हैं। ठीक है, तो ये सब गेम नोबिता खेल रहा था। ठीक है, अब उतने में क्या हुआ, नोबिता पैराशूट से बंधा हुआ था और आसमान में चला गया उड़ते उड़ते। ठीक है, और उतने में क्या हुआ, डोरेमोन ने नीचे से वो रस्सी पैराशूट की क्या कर दी, काट दी। ठीक है, और नोबिता उड़ते 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 कहाँ पहुंच गया? नोबिता उड़ते 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 कहाँ पहुंच गया? राजस्थान में पहुंच गया। जस्ट ए सेकेंड, हाँ जी, बीच में कॉल आ जाता है बेटा। ठीक है, सॉरी फॉर दैट। चलिए, तो मैं ये बोल रहा था कि राजस्थान पहुंच गया नोबिता, उड़ते 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 उसका पैराशूट सीधा जाके राजस्थान में गिर गया। अब राजस्थान की जो रेत है, राजस्थान में रेतीले बर्फीले, सॉरी रेतीले बर्फीले तो नहीं, रेगिस्तान है, चलो ठीक है। राजस्थान में रेगीले एकदम तूफानी एकदम खतरनाक तरीके से पहाड़ है, मतलब रेतीले पहाड़ है। ठीक है, उस रेतीले पहाड़ पे जाके धपाक से नोबिता गिर गया। ठीक है, अब नोबिता चलते जा रहा है चलते जा रहा है चलते जा रहा है, नोबिता को एकदम थका सा हारा सा एकदम खतरनाक तरीके से पसीने से भीगा हुआ, ठीक है ना, उसको लग गई बहुत जोर से प्यास, बराबर है क्या? पानी की प्यास लगी, ठीक है ना। नोबिता को प्यास लगी, अब नोबिता की प्यास बुझाएगा कौन? आप बताओ, नोबिता की प्यास कौन बुझाएगा? तो ऑब्वियसली बात है, नोबिता यही चाह रहा होगा ना कहीं मुझे कैसे भी करके पानी मिल जाए बस। समझ में आया? तो जैसे ही नोबिता ने इधर उधर नज़र घुमाई, नोबिता को आखिरकार एक ऊंट दिख गया। एक ऊंट दिख गया, कैमल। ठीक है, वहां बैठा था। अब एक बात बताओ, नोबिता को जब पानी की प्यास लगी हुई है, जब प्यास लगी हुई है, तो उसको दिख गया कैमल। तो क्या कैमल उसकी प्यास बुझा सकता है क्या? अदरवाइज लेना नहीं बिल्कुल भी। ठीक है क्या? क्या कैमल उसकी प्यास बुझाएगा? तो आंसर इज नो। नोबिता की प्यास बुझाने के लिए नोबिता को क्या चाहिए? वाटर ही चाहिए, बराबर है क्या? मतलब देखो भाई, ये वाटर ही ऐसी कमोडिटी है जो नोबिता के वांट को सेटिस्फाई कर सकता है। बिकॉज नोबिता थर्स्टी है, उसकी वांट को सेटिस्फाई करने के लिए उसको पानी की ही जरूरत है। बात समझ में आई कि नहीं? तो जो पानी उसकी प्यास बुझा सकता है वही उसके लिए यूटिलिटी कहलाएगा। ठीक है, इसीलिए ये डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है कि वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी, मतलब ऐसी कमोडिटी जिसमें वो पावर है कि वो आपकी इंसान की वांट को क्या कर पाता है? सेटिस्फाई कर पाता है, उस कमोडिटी को आपकी यूटिलिटी बोला जाएगा। बात समझ में आई क्या? यस सर। गहराई में बताना कि इसके पहले आपको इतनी डिटेल में यूटिलिटी की डेफिनेशन पता थी क्या? ठीक है क्या? तो यूटिलिटी एनालिसिस यही करना है हमको कि ऐसी कौन सी कमोडिटी है जिसमें वो पावर है जो हमारी वांट को क्या कर सकता है? ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई कर सकता है। बात समझ में आई क्या? आ जाओ जरा, चलिए। तो बोलता है यू हैव ऑलरेडी इंट्रोड्यूस टू द कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी इन द क्लास 11। हाँ जी हाँ, ठीक है। ठीक है, यूटिलिटी एनालिसिस क्या एक्सप्लेन करता है? कंज्यूमर का बिहेवियर इन रिलेशन टू द मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन। ठीक है, कंज्यूमर का बिहेवियर और कितना मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन कंज्यूमर किसी भी कमोडिटी से ले सकता है,
वो यूटिलिटी में हमको बताया गया। मैंने आपको एकदम डिटेल में यूटिलिटी का डेफिनेशन भी समझाया। यूटिलिटी मीन्स वन सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। तो आजा फटाफट के अंदाज में यूटिलिटी के हम क्या पढ़ लेते हैं, फीचर्स पढ़ लेते हैं कि फीचर्स ऑफ यूटिलिटी क्या होते हैं। फीचर्स ऑफ यूटिलिटी में सबसे पहला फीचर आता है बच्चा रिलेटिव कॉन्सेप्ट। ठीक है, हाँ सबसे पहले एक और बात आपको क्लियर कर दूं कि यूटिलिटी जो है ना वो साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, बराबर है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आपकी किताब ही बोल रही है कि यूटिलिटी कौन सा कॉन्सेप्ट है, साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। आगे आएगा हमको, ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, साइकोलॉजिकल मतलब ये ना दिखता है, ये इसको ना आप छू सकते हो ना महसूस कर, इसको आप देख भी नहीं सकते और छू भी नहीं सकते, इसको सिर्फ आप क्या कर सकते हो, फील कर सकते हो। बात समझ में आई कि नहीं? यस सर। ऐसे दुनिया में बहुत सारी चीज़ें होती है जिसको हम देखना चाहते हैं लेकिन वो देख नहीं पाते, बस उसको फील करना पड़ता है। ठीक है, चलो देखो, तो सबसे पहले यूटिलिटी कौन सा कॉन्सेप्ट है, रिलेटिव कॉन्सेप्ट। यूटिलिटी रिलेटिव कॉन्सेप्ट इसलिए है बिकॉज इट इज रिलेटेड टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस, बराबर है क्या? यूटिलिटी समय समय पे चेंज होती है और प्लेस प्लेस पे चेंज होती है। जैसे जगह चेंज होने के साथ यूटिलिटी चेंज हो जाएगी और समय चेंज होने के साथ भी यूटिलिटी चेंज हो जाएगी। मतलब इट इज रिलेटेड टू द टाइम एंड प्लेस, बराबर है क्या? जगह चेंज हो गई यूटिलिटी चेंज, प्लेस चेंज हो गई यूटिलिटी चेंज, बराबर है क्या? आप जब 10th क्लास तक किसी स्कूल में पढ़ते थे तो आपकी यूटिलिटी कोई और थी, ठीक है ना? समझ में आया क्या? मतलब ऐसा लगता था कि अगर वो स्कूल आई तो हमको सेटिस्फेक्शन मिलता था, बराबर है। लेकिन अभी आप 11th में चले गए कॉलेज में, फिर आपने 12th भी करा, तो 2 साल आप जब कॉलेज में है तो आपकी प्लेस चेंज हो गई तो यूटिलिटी भी चेंज हो गई ना, है ना? आप समझ सकते हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, बराबर है क्या? वैसे आप बड़े होशियार लड़के हो, मुझे पता है, सबके सब होशियार बच्चे जो इस वीडियो को देख रहे हैं। ठीक है, चलिए आ जाओ। तो देखो, तो समझ में आ गया आपको कि जगह चेंज हो गई, प्लेस चेंज हो गया तो यूटिलिटी चेंज होगा। मतलब यूटिलिटी जो है वो रिलेटेड होता है किससे, टाइम एंड प्लेस से। इसलिए यूटिलिटी को कौन सा कॉन्सेप्ट कहते हैं बच्चा, रिलेटिव कॉन्सेप्ट। बात समझ में आई? इसको आप रीड कर लेंगे, यस सर। चलिए नेक्स्ट वन आता है सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट मतलब जो यूटिलिटी है वो साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, इज डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ये पर्सन टू पर्सन भी चेंज होता है। बात समझ में आए कि नहीं? जरूरी थोड़ी है कि किसी की सबकी यूटिलिटी सबकी वांट्स सेम ही हो। हर एक पर्सन की वांट क्या होती है, अलग अलग होती है। हाँ समझ में आया ना? हाँ, सबकी वांट अलग अलग होती है। एक ही पर्सन या एक ही चीज़ सबकी वांट होती है क्या? तो आंसर इज नो। ठीक है, दिस इज ड्यू टू द डिफरेंस इन टेस्ट। अब ये क्यों होता है ऐसे, सबकी चॉइस अलग अलग क्यों होती है, सबकी वांट्स अलग अलग क्यों होती है? क्योंकि टेस्ट सबका अलग अलग होता है। बात समझ में आएगी नहीं? प्रेफरेंस अलग अलग होते हैं, नालायक को हंसो मत, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। ठीक है, प्रेफरेंसेस अलग अलग होते हैं, लाइक अलग होती है, डिसलाइक्स अलग होती है, नेचर अलग होता है, हैबिट अलग होती है। हर एक पर्सन को अरिजीत सिंह थोड़ी ना पसंद आएगा, किसी किसी को श्रेया घोषाल भी पसंद आ सकती है, बराबर ना? चलिए, तो यही सब चीज़ें हैं, तो इसीलिए यूटिलिटी जो है वो कौन सा कॉन्सेप्ट है, सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट भी कहा जाता है। ठीक है, डन। आगे आता है एथिकली न्यूट्रल कॉन्सेप्ट। सर एथिकली न्यूट्रल कॉन्सेप्ट मतलब क्या? तो देखो, द कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी हैज़ नो एथिकल कंसिडरेशन, इट इज मॉरली कलरलेस कॉन्सेप्ट। मैंने अभी अभी बताया ना, यूटिलिटी साइकोलॉजिकल है तो काय का कलर उसको, बराबर है क्या? लोगों ने तो यूं ही बदनाम कर दिया कि हार्ट का कलर रेड होता है, लेकिन ऐसा तो है नहीं, किसी ने देखा है क्या? ना ना। हाँ, तो वो साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, इसीलिए वो कलरलेस कॉन्सेप्ट है, बराबर। आगे बोल रहा है द कमोडिटी शुड सेटिस्फाई एनी वॉन्ट ऑफ अ पर्सन विदाउट कंसिडरेशन ऑफ वॉट इज गुड और वॉट इज बैड, डिजायरेबल और अनडिजायरेबल। क्योंकि देखो, कमोडिटी कोई भी हो सकती है और उसकी वांट्स भी कैसी हो सकती है, अच्छी वांट भी हो सकती है, बुरी वांट भी हो सकती है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, देखो, चाकू की यूटिलिटी फ्रूट्स को कट करने के लिए भी लग सकती है एंड किसी पर्सन को हार्म करने के लिए भी लग सकती है। यानी कि अगर नाइफ है तो नाइफ, चाकू जो इस्तेमाल किया जाता है, मम्मी किचन में सब्जी काटने के लिए भी यूज़ कर सकती है, सब्जी काटने के लिए भी मम्मी को नाइफ की ज़रूरत पड़ सकती है। एंड कोई अगर मर्डरर है तो उसको दूसरे को बजाने के लिए भी चाकू की ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है, तो बात ये बोल रहा है, देखो भाई, कमोडिटी कमोडिटी होती है, उसकी यूटिलिटी कैसी है और वो पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको अच्छे काम के लिए चाहिए या बुरे काम के लिए चाहिए। लेकिन जो चीज़ रखी है अपने पास, उसकी जो यूटिलिटी होती है वो एथिकली न्यूट्रल होती है। न्यूट्रल मतलब समझ में आ रहा है आपको? यहाँ पे मैक्सिमम बच्चे जो ऐसे होंगे, खास करके बॉयज़, जो बाइक चलाते होंगे, बाइक में जो गियर सिस्टम होता है, बराबर है क्या, उसमें एक न्यूट्रल गियर भी होता है। न्यूट्रल गियर मतलब अगर गाड़ी न्यूट्रल पे है तो आप कितना भी एक्सेलेटर दो ना, वो आगे जाएगी ना पीछे जाएगी। बात समझ में आए कि नहीं? यस और नो? तो वैसे ही यूटिलिटी है। यूटिलिटी अगर कोई प्रोडक्ट है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये कैलकुलेटर है, बराबर है ना? ये कैलकुलेटर एक प्रोडक्ट है, इसको आप अच्छे काम के लिए भी यूज़ कर सकते हो, बुरे काम के लिए भी यूज़ कर सकते हो। ये न्यूट्रल कॉन्सेप्ट है। बात समझ में आए क्या? ये प्रोडक्ट जो है ये न्यूट्रल है, आप इसको यूज़ अच्छे कामों के लिए भी कर सकते हैं या बुरे कामों के लिए भी कर सकते हैं।
वैसे ही यूटिलिटी जो है, किसी को अच्छे काम करने के लिए भी कोई प्रोडक्ट की जरूरत पड़ सकती है, किसी को बुरे काम करने के लिए भी पड़ सकती है, ठीक है। तो अच्छा बुरा किसी यूटिलिटी में कुछ नहीं होता, यूटिलिटी तो यूटिलिटी होती है, ठीक है। नेक्स्ट वन, यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम यूजफुलनेस। हाँ, अब यहाँ पे यूटिलिटी और यूजफुलनेस दोनों में डिफरेंस है क्या? तो बिल्कुल है सर। क्या है? यूटिलिटी इज द कैपेसिटी ऑफ द कमोडिटी टू सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स। यूटिलिटी मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया, यूटिलिटी मतलब क्या होता है कि कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी। कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी मतलब किसी भी कमोडिटी की कैपेसिटी जो किसी भी इंसान को सेटिस्फाई कर रही है, उसके वांट्स को सेटिस्फाई कर रही है, बराबर है क्या। वेयर एज यूजफुलनेस क्या होता है? तो यूजफुलनेस इंडिकेट्स द वैल्यू इन यूज ऑफ द कमोडिटी, ठीक है। यूजफुलनेस मतलब कोई भी, अगर कोई भी, जैसे अभी ये प्रोडक्ट है, दिस इज माई मोबाइल, बराबर है क्या। ये मोबाइल है मेरा, बराबर सर आईफोन है क्या? ना, इतना अमीर नहीं हूँ मैं, गरीब ही हूँ, ठीक है। छोटा सा सादा सा मार्केट से उठाया हुआ सिंपल सा 30-35 हज़ार का मोबाइल है वो, ठीक है। चलो ध्यान दो। तो यूजफुलनेस इंडिकेट्स वैल्यू इन यूज ऑफ द कमोडिटी, मतलब क्या कि अगर कोई भी कमोडिटी है तो वो आपके लिए कितनी यूजफुल है, उसकी वैल्यू क्या है आपके लाइफ में, बराबर है क्या। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर ये मेरे पास पेन है जिससे मैं क्या कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, बराबर है। अगर ये खो जाएगा तो मैं क्लास ले पाऊंगा क्या? तो आंसर इज नो, दिस इज माई यूजफुलनेस, बराबर है। लेकिन क्या मैं मार्केट से दूसरा भी पेन खरीद के ला सकता हूँ? हाँ। तो अगर दो पेन मेरे पास है तो इसका यूजफुलनेस कुछ नहीं रहेगा, इसका यूज कुछ नहीं रहेगा। ये अगर गुम भी जाएगा तो मैं मार्केट से दूसरा पेन लाके क्या कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ। बात समझ में आई? यानी कि सिंपल सी भाषा में यूटिलिटी मतलब कोई भी कमोडिटी के अंदर ऐसी शक्ति है जो आपकी वांट को सेटिस्फाई कर रहा है, वो आपकी यूटिलिटी हो गई, वो वस्तु आपकी यूटिलिटी हो गई है। लेकिन यूजफुलनेस मतलब वो वस्तु आपके कितने काम की है उसके ऊपर डिपेंड करता है यूजफुलनेस, बराबर है क्या। चलिए एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, देखो, मिल्क हैज बोथ यूटिलिटी एज वेल एज यूजफुलनेस टू द कंज्यूमर, ठीक है। मिल्क जो है, दूध जो है, वो यूटिलिटी भी है एज वेल एज यूजफुलनेस भी है। कैसे? दूध जो है वो पीना जरूरी भी है, यूटिलिटी भी हो सकता है कभी कभी किसी किसी की, बराबर है क्या। जैसे कि छोटे बच्चे हैं, वो खाना तो खा नहीं पाते तो दूध ही पीते हैं, बराबर है कि नहीं, तो उनके लिए वो यूटिलिटी है। लेकिन यूजफुलनेस भी हो सकता है क्योंकि मिल्क पीने से बहुत सारे फायदे भी होते हैं, है ना। जैसे कि लिकर है, हैज़ ए यूटिलिटी ओनली टू द एडिक्टेड, मतलब दारू जो है, ड्रिंक लिकर जो है वो यूटिलिटी है क्या? नहीं। लेकिन वो क्या बोल रहा है, यूटिलिटी किसके लिए हो सकती है? एडिक्टेड पर्सन के लिए, ठीक है। बट हैज़ नो यूजफुलनेस, लेकिन उसका अपने बॉडी को कोई यूजफुलनेस नहीं है, ठीक है। पीना नीचे अच्छी बात नहीं होती, ठीक है। क्या बात समझ में आई? क्या शौक पानी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। आजकल के बच्चे पता नहीं सिगारेट को या अलग अलग शौक को क्या समझ लेते हैं, पता नहीं बेटा, ठीक है। इतनी कम उम्र में आपको ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, इसको अच्छे से जीने के लिए सीखो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन आगे बढ़ते। यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम प्लेजर, ठीक है। क्या प्लेजर मतलब गाड़ी का नाम नहीं है। यूटिलिटी और प्लेजर मतलब क्या होता है? खुशी, ठीक है। हमको कोई चीज़ करने से या फिर मान लो कुछ खाना खाने से कभी कभी हम लोग को बहुत ज़्यादा भूख लग जाती है, ठीक है ना। तो जब हम खाना खाते हैं तो ऐसा फील होता है वाओ क्या है, उसी को बोलते हैं प्लेजर, बराबर है। देखो, तो यूटिलिटी और प्लेजर दोनों डिफर है, एक दूसरे से अलग है। क्या? अ कमोडिटी में पोजेसेस यूटिलिटी बट इट मे नॉट गिव एनी प्लेजर टू द कंज्यूमर, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई कमोडिटी आपके लिए ज़रूरी होती है लेकिन उससे आपको खुशी नहीं मिलती। जैसे कि फॉर एग्जांपल टैबलेट्स, मेडिसिन और इंजेक्शंस, बराबर है। आपकी अगर तबीयत खराब हो जाएगी तो वो दवाइयाँ ही है जो आपके वांट्स को सेटिस्फाई कर सकती है, यानी आपकी तबीयत को सुधार सकती है। लेकिन किसी को दवाइयाँ अच्छी लगती है क्या? कोई ऐसे मेडिकल स्टोर से जाता है, जैसे कि आप चाइनीज़ खाने जाते हो, मोमोज खाने जाते हो, कैफ़े में जाते हो, सैंडविचेस खाते हो, बर्गर्स खाते हो, बराबर है, पिज़्ज़ास खाते हो, तो ये जब खाने जाते हो तो आप इसको खरीद के खाते हो, बराबर है। मेडिकल स्टोर में कोई ऐसा जाता है कि आज ना मुझे एंटीबायोटिक्स खाने की बहुत इच्छा हो रही है, तो आप जाते हो मेडिकल स्टोर में, उनको बोलते हो आंटी एक काम करना, जो अच्छी अच्छी टैबलेट्स है ना वो दे दो, मुझे आज टैबलेट्स खाने की बहुत इच्छा हो रही है। ऐसा होता है क्या? नहीं, ठीक है, क्योंकि उस चीज़ से आपको कोई प्लेजर नहीं मिलता। लेकिन हाँ, जब आपकी हेल्थ खराब हो जाती है तब आपको वो यूटिलिटी होती है, उसको आपको क्या करना होता है? कंज्यूम्ड करना होता है, भले ही वो आप उसको पसंद नहीं करते फिर भी, बराबर है क्या। तो ये डिफरेंट है, ये डिफरेंस यहाँ पे देखने को मिलेगा। यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम सेटिस्फैक्शन, ऑब्वियसली यूटिलिटी अलग है और सेटिस्फैक्शन अलग है। तो बोलता है यूटिलिटी इज द कॉज ऑफ कंजम्पशन, ठीक है। कंजम्पशन का कारण है यूटिलिटी, कंजम्पशन का कारण यूटिलिटी क्यों है? अगर वांट जनरेट हो गई तो वो चीज़ को आप कंज्यूम करोगे। कंज्यूम करना मतलब मैक्सिमम लोग ऐसे बताते हैं कि कंज्यूम करना मतलब खाना। कंज्यूम करना मतलब सिर्फ खाना नहीं होता, कंज्यूम करना मतलब आप कोई भी प्रोडक्ट को यूज कर रहे हो तो उसको बोलते हैं कंज्यूम करना। बात समझ में आई क्या? सेटिस्फैक्शन इज द एंड रिजल्ट ऑफ द कंजम्पशन, बात समझ में आई। सेटिस्फैक्शन इज द एंड रिजल्ट ऑफ द कंजम्पशन। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो आप
एग्ज़ाम दे के आए, आपको बहुत ज़ोर से भूख लगी थी, बराबर है क्या? तो अभी आपने मम्मी को बोला मम्मी मम्मी बहुत ज़ोर से भूख लगी है, खाना परोसो, ठीक है? तो मम्मी ने आपको खाना दे दिया। अब आप जब खाना खा रहे हो तो ये आपकी यूटिलिटी हो गई, बात समझ में? क्योंकि आपके पेट में जो गड़बड़ हो रही है उसको एक ही चीज़ सेटिस्फाई कर सकती है एंड दैट इज़ फूड, बराबर है ना? तो फूड इज़ द यूटिलिटी फॉर यू, बराबर है? अब जब आप उस फूड को कंज्यूम करोगे और कंज्यूम करके हो जाएगा, अब आप बोलते हो कि हाँ अब मुझे अच्छा लग रहा है, बराबर है क्या? मतलब पूरा कंजम्पशन होने के बाद जो एंड में रिजल्ट मिलता है विच इज कॉल्ड एज सेटिस्फैक्शन, राइट? दे आर इंटर रिलेटेड बट स्टिल डिफरेंट कॉन्सेप्ट, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं लेकिन ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, बराबर है? क्योंकि यूटिलिटी आप जब कंजम्पशन करते हो तब आपको मिलता है, या कंजम्पशन करने के लिए यूटिलिटी होनी चाहिए, और जब वो कंजम्पशन आप कर लेते हो तो एंड में जो मिलता है वो होता है सेटिस्फैक्शन, राइट? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया थर्स्टी पर्सन ड्रिंक्स अ ग्लास ऑफ वाटर सिंस द वाटर हैज द कैपेसिटी टू सेटिस्फाई द थर्स्ट। अगर मान लो थर्स्टी पर्सन है तो वो एक पानी पिएगा ग्लास भर, ठीक है? ऑब्वियसली बात है। और यूटिलिटी ऑफ अ वाटर इज अ कॉज ऑफ कंजम्पशन एंड द सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड इज द एंड रिजल्ट ऑफ द कंजम्पशन। जैसे कि अभी देखो मैं बोल रहा हूँ, मेरा गला सूख गया, बराबर है? अभी मैं क्या करूँगा, पानी की बॉटल उठाऊंगा, ये पानी की बॉटल उठाई मैंने, ठीक है? अब इस पानी की बहुत प्यास लगी है, गला बहुत सूखा है, ठीक है? गला सबका सूखता है, प्यास सबको लगती है, बराबर है ना? तो माउंटेन ड्यू तो है नहीं अपने पास, तो ये बिस्लरी का पानी ही पिया जाए, बराबर है? तो देखो ये मैंने मस्त बढ़िया बॉटल उठाई, सेटिस्फेक्शन मिला मुझे, यस और नो? बात समझ में आई क्या? तो इसी को बोलते हैं यूटिलिटी एंड सेटिस्फेक्शन। जब मेरा गला सूखा तो मुझे पता है कि दिस इज ओनली द प्रोडक्ट हु सेटिस्फाइड माई वांट, बराबर है? सो दिस इज माई यूटिलिटी, राइट? और जब मैं इसको कंज्यूम्ड करूंगा और जब मुझे अच्छा लग रहा है, दिस इज कॉल्ड एज सेटिस्फेक्शन। बात समझ में आई क्या? अगर आपको समझ में आ रहा है तो लाइक ठोको यार, ठीक है? चल आगे बढ़ते, डन डन डन। चलिए, मेजर सॉरी मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज द हाइपोथेटिकल। मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी मतलब यूटिलिटी को आप मेजर नहीं कर सकते बिकॉज इट इज अ साइकोलॉजिकल कंसेप्ट, इसको हाइपोथेटिकली मेजर करना पड़ता है। हाइपोथेटिकली मेजर करना पड़ता है मतलब कैसे? यूटिलिटी इज एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, एब्स्ट्रैक्ट मतलब भावनात्मक कॉन्सेप्ट है, जैसे कि आपकी जो फीलिंग्स है उसको आप मेजर नहीं कर सकते, ठीक है? आप किसी को ऐसा नहीं बोल सकते कि तुझे अगर दुख हुआ तो बता कितना किलो दुख हुआ है, तुझे खुशी हुई तो कितने किलो खुशी हुई, ऐसा पूछ सकते हो क्या? वो बोलेगा नहीं नहीं यार कल ना मुझे 15-16 किलो दुख हुआ है और आज मुझे 50-60 किलो खुशी हुई है, ऐसा बोल सकते हैं क्या? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक? क्यों? क्योंकि वो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, वो फील किया जाता है बस, बराबर है? कार्डिनल और द न्यूमेरिकल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज नॉट पॉसिबल। देखो भैया, किताब में ही लिखा है कि कार्डिनल मेजरमेंट, कार्डिनल मतलब न्यूमेरिकल मेजरमेंट यूटिलिटी का पॉसिबल नहीं है, ये बुक ही बोल रहा है। और आगे देखो, बुक ने ही दिया है, ये देखो किताब में ही दिया है, क्या दिया है? यूटिलिटी, और ये देखो नंबर्स में दिया हुआ है। मजाक कर रहे हैं तुम्हारे साथ, खिलवाड़ कर रहे हैं तुम्हारे जज्बातों के साथ, ठीक है? समझ में आ रहा है क्या? देखो जरा आगे बढ़ेंगे, चलो ठीक है, बुक में दिया है तो हमारा पढ़ना काम है, आ जाओ। तो यही बात ये बोल रहा है कि मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज हाइपोथेटिकल, यानी कि यूटिलिटी का मेजरमेंट आप अजम्पशंस करके ले सकते हैं, और वो अजम्पशन नंबर्स में दिया हुआ है। नंबर में तो आप यूटिलिटी मेजर कर नहीं सकते, लेकिन आगे जो नंबर आपको दिए हुए हैं वो सिर्फ आपको समझने के लिए दिए है कि अच्छा यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, ठीक है ना? जब आप नंबर्स का कंपैरिजन करोगे तब आपको समझ में आ जाएगा, तब आपको समझ में आएगा बेटर तरीके से कि कहाँ क्या चीज़ें हो रही है, समझ में आया? इसलिए वो नंबर्स दिए हुए हैं। नेक्स्ट वन, यूटिलिटी इज अ मल्टीपर्पज। यस, मल्टीपर्पज यूटिलिटी हो सकती है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी ये मल्टीपल पर्पज के लिए यूज की जाती है, बराबर है क्या? आजकल तो गाड़ी चलाने के लिए भी इलेक्ट्रिसिटी लग रही है। यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ वांट्स, ठीक है क्या? जितनी बड़ी इंटेंसिटी ऑफ वांट होगी उतनी ज़्यादा आपकी यूटिलिटी आपको मिलेगी उस प्रोडक्ट से, बराबर है क्या? देखो यहाँ पे दिया है, मोर इंटेंस द वांट ग्रेटर विल बी द यूटिलिटी, एज एंड व्हेन द अर्जेंसी ऑफ वांट डिक्लाइंस द यूटिलिटी डिमिनिशेस, बराबर है? जितनी ज़्यादा आपकी वांट है उतनी ज़्यादा आपकी यूटिलिटी होगी, जितना कम आपका वांट है उतनी कम आपकी यूटिलिटी होती है, ठीक है? कई बार देखो आपको किसी प्रोडक्ट की इतनी ज़रूरत पड़ती है, किसी चीज़ की इतनी ज़रूरत पड़ती है कि वो अभी के अभी चाहिए होता है, बराबर है ना? और कभी कभी मम्मी पापा सोचते हैं कि एक काम कर, ठीक है नहीं चाहिए ना, एक काम कर 2-3 दिन बाद लेके आएंगे, बराबर है? यानी कि उसकी उतनी ज़्यादा यूटिलिटी नहीं है क्योंकि वांट उतना नहीं है। बात समझ में आई? तो यूटिलिटी डिपेंड करेगा इंटेंसिटी ऑफ वांट के ऊपर। डन, चलिए नेक्स्ट वन, यूटिलिटी इज द बेसिस ऑफ डिमांड। यूटिलिटी किसका बेसिस है? बेसिस ऑफ डिमांड है, बराबर है कि नहीं? यूटिलिटी डिमांड के ऊपर बेस है। सर कैसे? देखो जरा एक और एग्जांपल आपको समझाता हूँ।
कि अगर कोई प्रोडक्ट अगर कोई पर्सन है, इसकी अगर कोई वांट है, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये पर्सन मैं ही हूं, अब मुझे मान लो कार लेनी है, आई वॉन्ट टू परचेस अ कार जिसका नाम है हाहाकार, बराबर ना, आई वॉन्ट टू परचेस अ हाहाकार, बराबर है क्या। अब ये कार मेरी क्या है, वांट है। अब ये कार अगर मेरी वांट है, ठीक है, और मेरे पास अच्छा खासा इस वांट को पूरा करने के लिए पैसा है, तो मैं इस वांट की क्या करूंगा, मार्केट में डिमांड करूंगा, है ना। अब मेरी डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए जो कंपनी है, प्रोड्यूसर, वो क्या करेगा, कार को सप्लाई करेगा, ठीक है। और फिर डिमांड और सप्लाई जिस पॉइंट पे इंटरेक्ट होंगी वो इक्विलिब्रियम पॉइंट जनरेट होगा, और उसी पॉइंट पे ये उसी प्राइस पे मार्केट में चीज़ें बेची जाएगी। ऐसे इकोनॉमी पूरी वर्क करती है, यानी हमारी दुनिया ऐसे ही वर्क कर रही है। बात समझ में आई क्या। तो यहाँ पे भी वही बात उसने बोला है कि यूटिलिटी किसके बेसिस पे है, डिमांड के बेसिस पे। डन, ठीक है। तो 10 हमने फटाफट फीचर्स पढ़ लिए। यूटिलिटी इज अ relative concept because it is related to the time and place, ठीक है। utility is a subjective concept because it differs from person to person and it is also psychological concept। next one, ethically neutral concept। utility अच्छे के लिए अच्छा, बुरे के लिए बुरा ऐसा नहीं होता, यूटिलिटी दोनों के लिए हो सकता है, बराबर है क्या। उसके बाद यूटिलिटी डिफर्ड फ्रॉम यूजफुलनेस, यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम प्लेजर, यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम सेटिस्फैक्शन, ठीक है क्या। और उसके बाद आगे बोल रहा है मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज अ हाइपोथेटिकल, आगे बोल रहा है यूटिलिटी इज अ मल्टीपर्पज, और आगे बोल रहा है यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ वांट, जितनी ज्यादा वांट उतनी ज्यादा यूटिलिटी, और यूटिलिटी इज द बेसिस ऑफ डिमांड, ठीक है। अगर समझ में आ गया तो ठोको ताली। ताली ठोकना है मतलब अंगूठा दिखाना है आपको, थम्स अप करना है, लाइक करना है, ठीक है। और यहाँ कमेंट में आप लिख सकते हो कि मस्त बढ़िया सर, मजा आ रहा है, एकदम खतरनाक तरीके से आपका क्लास समझ में आ रहा है, ठीक है। लेकिन वापस बता दूं कि ये सिर्फ रिवीजन है, ठीक है। कोई लाइन छूट भी जाती है तो उसको आपको कवर करते चलना है। आप पर्सनली मुझे पूछ सकते हो, कमेंट में डाल के आप पूछ सकते हो, या फिर ये जो आपके स्क्रीन के ऊपर नंबर दिख रहा है, ये देखो, ये नीचे नंबर कहाँ गया, हाँ ये आने वाला है अभी, देखो, हाँ ये नंबर आ गया, ये आ रहा है नंबर, ये जा रहा है, 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 ये नंबर पे आप पूछ सकते हो, बराबर है क्या। व्हाट्सअप करके भी आप पूछ सकते हो, मेरी टीम आपको आंसर कर देगी, डोंट वरी, ठीक है। और बहुत ज़्यादा बड़ा अगर डाउट है तो ऑब्वियसली बात है वो डाउट मुझ तक पहुंचाया जाएगा, डोंट वरी। चलो, तो उसके बाद आगे बोल रहा है टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। सर यूटिलिटी के टाइप्स भी होते हैं क्या, हाँ होते हैं ना बच्चा, चलो आ जाओ पढ़ते हैं। पहला है फॉर्म यूटिलिटी। व्हाट इज फॉर्म यूटिलिटी, तो बोलता है देखो, when utility is created due to the change in the shape or the structure of an existing material। जब existing material आपके पास है, उसका शेप और स्ट्रक्चर को चेंज करने के बाद वो चीज़ आपकी यूजफुल बन जाती है, तो उसको हम बोलेंगे फॉर्म यूटिलिटी। फॉर्म मतलब होता है उसका स्ट्रक्चर, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो, यहाँ पे वुड दिया हुआ है, ये लकड़ा अगर आपके आंगन में पड़ा हुआ है तो इसका कोई इस्तेमाल है क्या, नहीं, ये वैसे ही पड़ा रहेगा, है ना। समझ में आएगा। गांव में अगर ऐसी लकड़ियाँ पड़ी है तो वो चूल्हे में ढकलते सीधा खाना पकाते, या तो फिर उसमें पानी वगैरह गर्म होता है, ठीक है ना। अगर इसी लकड़े को हमने थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज कर दिया, इसका डोर बना दिया, तो क्या अब इस वुड के अंदर यूटिलिटी क्रिएट हो गई। अब ये हमारी वांट को सेटिस्फाई कर सकता है, हमारे घर में दरवाजा लग सकता है, यस। अगर इसका चेयर बनाया जाए तो, दरवाजे का नहीं लकड़े का ही, अगर चेयर बनाया जाए तो यस, अभी इसके अंदर यूटिलिटी आ चुकी है, क्योंकि ये चेयर जो है हम बैठने के लिए यूज़ कर सकते हैं। टेबल करेंगे तो भी ऑब्वियसली बात है उसको हम यूज़ कर सकते हैं, यानी कि ये जो वुड था इसका जीवन बिल्कुल अकेला था, तनहा था, बराबर है। लेकिन जब आपने उसको छन्नी हथौड़े से तोड़ ताड़ के क्या कर लिया, स्ट्रक्चर चेंज कर लिया, नाउ इट इज़ यूजफुल फॉर अस, बराबर है क्या, और उसके अंदर यूटिलिटी क्रिएट हो गई। सेम टू सेम ऐसी आपकी ज़िंदगी है। कैसे, अभी आप सिर्फ एक इंसान हो, एक स्टूडेंट हो जब आप पढ़ रहे हो, बराबर है क्या। अभी आपको लग रहा होगा कि हमारी ज़िंदगी में कितने गम हैं, कितने तन्हाई में हम जी रहे हैं, बराबर है। लेकिन बेटा जो ज़िंदगी है ना, आपको छेनी हथौड़े से आपको स्ट्रक्चर दे रही है, अभी अपने आप को बहकाओ मत, ठीक है। समझ में आएगा। दो दो क्या बोलते, 2-3 फ्रेंड्स के चक्कर में अपने लाइफ को बर्बाद मत करो, ठीक है। सिंपल से मैं हर क्लास में बोलता हूँ, और मुझे तहे दिल से लगता है कि जो बच्चे मुझसे पढ़ रहे हैं ना, वो गलत लाइन पे ना जाए। बात समझ में आई क्या, अरे क्लियर है, यस। अभी ज़्यादा बोल नहीं सकता मैं इसमें, क्योंकि फिलोसफी की क्लास नहीं चल रही, रिवीजन की क्लास चल रही है, एग्जाम आपकी नज़दीक आ रही है, ठीक है। तो हाँ, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अभी आप वुड हो, ऐसा मानो कि आप अपने जीवन में तना हो, और वो अच्छा है, ठीक है। अब आप क्या करो, यहाँ से 5 साल आप मेहनत करो बहुत अच्छे तरीके से,
ठीक है। किसी को लाइफ में कुछ बनना है, ठीक है ना, क्या बनना है ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। क्या मैं आपको क्या बनना चाहिए ये तो नहीं बता सकता, लेकिन क्या क्या ऑप्शन है ये बता सकता हूँ, उसमें से आप सिलेक्ट करो कि आपको क्या बनना है। बात समझ में आई क्या? यस। चलो चीज़, तो आप अभी क्या करोगे, अभी आप उड़ो तना हो जिंदगी में, अगर आगे अगर आप अच्छे से मेहनत करोगे तो आपको आपकी ज़िंदगी शेप देगी और तब जाके आप किसी के काम आओगे। समझ में आएगा? बात समझ में आई? यस सर। तो चलो, फॉर्म यूटिलिटी मतलब क्या? फॉर्म यूटिलिटी कब क्रिएट होती है? जब हम किसी भी प्रोडक्ट का या किसी भी चीज़ का स्ट्रक्चर या शेप चेंज कर देते हैं तो फॉर्म यूटिलिटी आ जाती है, ठीक है। सेकंड आती है प्लेस यूटिलिटी। तो प्लेस यूटिलिटी क्या है सर? तो बोलता है व्हेन द यूटिलिटी ऑफ द कम्युनिटी इंक्रीजेस ड्यू टू द चेंज इन इट्स प्लेस। जब किसी भी प्रोडक्ट की यूटिलिटी इंक्रीज होती है, चेंज इन इट्स प्लेस मतलब क्या? जगह चेंज कर दी, उसकी यूटिलिटी चेंज हो गई। जैसे कि मैं अभी अभी सिंपल सी बात बता रहा हूँ, फेब्रुवरी अगर मंथ है, आपके एग्जाम है, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे आपको जैकेट्स लगेंगे क्या? यानी कि वुलन क्लॉथ्स लगेंगे क्या? स्वेटर्स एंड ऑल ये सब चीज़ें आप यहाँ पे पहनोगे क्या? नहीं। या फिर रेनकोट्स आप पहनोगे क्या? तो आंसर इज नो, बिकॉज यहाँ पर आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही एग्जाम खत्म हो जाता है 1 मार्च को, आप मस्त बढ़िया अपनी फैमिली के साथ कश्मीर निकल लेते हो, बराबर है क्या? तो वहाँ पे अभी तो बर्फ़ हो रही नहीं हो रही वो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना हम समझ सकते हैं कि कश्मीर यानी बर्फ़, सबके दिमाग में एक ही चेहरा आता है, बराबर ना? अगर 1 मार्च को आप अपने घर वालों के साथ कश्मीर चले गए तो आप ऐसा करोगे क्या कि हमारे नागपुर में ना, नागपुर में बोलो या फिर एक्चुअली बेसिकली हमारी क्लास नागपुर में है, ठीक है। तो नागपुर में हमारे ना बहुत गर्मी होती है, बराबर है, तो हम स्वेटर वगैरह जैकेट्स वगैरह लेके नहीं जाएंगे, कश्मीर में भी गर्मी होगी, ऐसा होगा क्या? नहीं। भले ही आपको उस जैकेट्स का काम यहाँ पे नहीं है, लेकिन जब आप उसको कश्मीर लेके जाओगे, जब आप खुद कश्मीर जाओगे, तो वो जैकेट्स का काम पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? ऑब्वियसली पड़ेगा। तो प्लेस चेंज होगी यानी कि यूटिलिटी चेंज होगी। बात समझ में आई? यस। बाकी आप इसको रीड कर सकते हो। सर्विस यूटिलिटी, सर्विस यूटिलिटी भी चेंज होती है। सर्विस यूटिलिटी अराइजेस व्हेन पर्सनल सर्विसेज आर रेंडर बाय द वेरियस प्रोफेशनल्स, बराबर है। अलग अलग प्रोफेशनल्स की जो सर्विस दे रहे हैं आपको, तो आपको उनके हिसाब से उनकी यूटिलिटी होती है। जैसे कि मान लो आप अगर तबीयत खराब हो जाती है तो वकील के पास जाते हो, है ना। कोई किसी के ऊपर केस कर देता है या आपका झगड़ा किसी के साथ हो जाता है, आप डॉक्टर के पास जाते हो, ठीक है। अगर मान लो आप को प्रॉपर्टी खरीदना है तो आप किसके पास जाओगे? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के पास जाओगे। और अगर आपको मान लो कोई टैक्स का काम करना है तो आप प्रॉपर्टी डीलर के पास जाओगे। अरे सर क्या बोल रहे हो, ऐसा थोड़ी होता है, जीवन में ऐसा नहीं होता। तो कैसा होता है? सर अगर तबीयत खराब होगी तो डॉक्टर के पास जाएंगे, टैक्सेशन का काम होगा तो चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाएंगे, फाइनेंशियल एडवाइस चाहिए होगा तो चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाएंगे, कोई किसी का हमारा झगड़ा हो जाएगा तो एडवोकेट के पास जाएंगे। पता है ना आपको? समझ में आया? तो जिस प्रकार की आपको सर्विस की यूटिलिटी है उसी प्रकार के पर्सन के पास आप एंट्री करोगे। डन? यस सर। देन आता है नॉलेज यूटिलिटी। नॉलेज यूटिलिटी मतलब क्या? देखो, व्हेन अ कंज्यूमर एक्वायर्स द नॉलेज अबाउट अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट इट इज कॉल्ड एज नॉलेज यूटिलिटी, ठीक है। जब कोई भी पर्सन किसी भी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में नॉलेज ले लेता है तो उसको समझ में आ जाता है कि इट इज़ अ नॉलेज यूटिलिटी। जैसे कि आपकी ये दी हुई है दादी अम्मा, बराबर है क्या? दादी, और ये मान लो छोटे से आप हो, ठीक है। अब आपकी दादी को मोबाइल फ़ोन्स इतना नहीं समझ में आता, ठीक है। लेकिन अगर दादी ने आपसे AI सीख लिया, दादी ने वो यूट्यूब पे आता है ना ऑनलाइन कोर्सेज, AI कर लो, ये कर लो, चैट GPT सीख लो, ठीक है। तो अगर दादी ने वो यूट्यूब के रील देखी थी और दादी ने कोर्स ज्वाइन कर लिया, दादी सीख भी गई, अब दादी को AI समझ में आने लग गया, तो अब बताओ, दादी को नॉलेज आ गया तो अब दादी को मोबाइल फोन्स की यूटिलिटी लगेगी या नहीं लगेगी? ऑब्वियसली बात है। अब दादी अगर AI सीख गई, स्क्रीन टच मोबाइल सीख गया और उसके पास कीपैड मोबाइल दे दो, बोलेगी नन्ना नन्ना ये मोबाइल नहीं चाहिए मुझे, मुझे तो वो बड़ा वाला मोबाइल चाहिए, स्क्रीन टच वाला। और दादी आपको सब प्रोसेसर भी बता देंगी, ये प्रोसेसर चाहिए, क्योंकि दादी ने अभी नॉलेज गेन कर लिया। बात समझ में आई? तो अगर आपको नॉलेज है तब आपको उस प्रोडक्ट की यूटिलिटी होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको अगर कार दे दिया, अभी ये कार है, खतरनाक है ना, ये कार अगर आपको अभी दे दिया तो आपको बोला एक काम करो, मम्मी पापा ने बोल दिया ये कार लो और कार से आप कॉलेज चले जाना। मान लो आपको कार चलाना नहीं आती है, ठीक है क्या? तो आप इस कार का कुछ कर पाओगे? ये कार आपके लिए यूटिलिटी बनेगी? नहीं, बिकॉज यू डोंट हैव नॉलेज अबाउट दिस कार। आपको इस कार के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, ड्राइविंग नहीं करना आता आपको, ठीक है ना। अगर आप नॉलेज ले लिए, ड्राइव आप करना सीख गए, ड्राइविंग का नॉलेज आ गया आपको, ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है ये कार आपके लिए यूटिलिटी बन जाएगी, हाँ या ना। तो जब आपको किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में नॉलेज आ जाता है तो आपको वो नॉलेज यूटिलिटी क्रिएट करती है। समझ में आया क्या? पोजेशन यूटिलिटी में क्या दिया है देखो, पोजेशन यूटिलिटी अराइजेस व्हेन द ओनरशिप ऑफ द गुड्स इज ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। पोजेशन यूटिलिटी कब अराइज होती है? जब ओनरशिप ऑफ गुड्स इज ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। CA फाउंडेशन में एक सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट नाम का चैप्टर है, उसमें हम ओनरशिप और पोजेशन के बारे में डिटेल में सीखते हैं। कुछ कुछ बच्चे जो 12th में है यहाँ पे, उनको ऑलरेडी पता है कि
सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट मैं क्लास में बताते रहता हूँ ऑफलाइन क्लास में, बराबर ना। तो देखो, जब भी किसी पर्सन की ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है, ओनरशिप मतलब क्या, मालिकाना अधिकार। ये देखो, ये आंटी ने फ्रूट्स इसको दे दिए, ठीक है, तो अब ये यूटिलिटी क्रिएट होगी, पोजेशन यूटिलिटी। अगर ये फ्रूट्स ये आंटी के पास ही है तो ऑब्वियसली बात है इस फ्रूट्स के अंदर यूटिलिटी नहीं है जो इनके वांट को सेटिस्फाई कर पाए। जब आप ये फ्रूट्स को खरीद के घर लेके जाओगे तब ही उस फ्रूट्स के अंदर यूटिलिटी क्रिएट हो जाएगी, जब आपकी वांट को सेटिस्फाई करेंगे वो, बराबर है क्या। क्यों, क्योंकि अगर ये आंटी के पास है तो ओनर आंटी है उसका। अगर आपने इसको खरीद लिया तो ओनर चेंज हो गया, आप उसको खरीद के घर लेके जाओगे, आपको भूख लगी तो उसको काट के आप खा लोगे। बात समझ में आई क्या। तो ऑब्वियसली बात है पोजेशन यूटिलिटी तभी आती है जब ओनरशिप ट्रांसफर होती है। क्यों, क्योंकि अगर ओनरशिप आपके पास आ गई तो ये जो गुड्स का पोजेशन है ये भी आपके पास आ जाएगा, और अगर नहीं तो फिर वो उनके पास रहेगा। डन। टाइम यूटिलिटी मतलब क्या, समय समय की बात है, ठीक है ना। When the utility of a commodity increases with the change in its time of utilization, it is called as a time utility. समय के बदलने के साथ साथ आपको अगर किसी प्रोडक्ट की यूटिलिटी ज़्यादा लग रही है तो उसको टाइम यूटिलिटी कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो अभी तक आपने तेजस सर के क्लासेस को सर्च नहीं किया था यूट्यूब पे, लेकिन आज आप सर्च कर रहे हो क्योंकि आपको अभी उसकी ज़रूरत है, क्योंकि अभी आपके एग्जाम्स है ना। तो समय आ गया, टाइम आ गया तो ही आपको यूटिलिटी है, अदरवाइज साल भर तो ऐसे ही रहते हैं, बराबर है कि नहीं। साल भर कोई पढ़ाई नहीं करता, बस पेपर जब आते हैं तो 1-2 महीना पहले पढ़ना शुरू करते हैं। 1-2 महीना पहले क्या सर, हम तो 1 दिन पहले पढ़ते हैं ना। समझ में आया क्या। चलो, तो समझ में आ गया, इसी को टाइम यूटिलिटी कहते हैं। तो ऑब्वियसली बात है टाइप्स ऑफ यूटिलिटी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। फॉर्म यूटिलिटी सबसे पहला, यानी कि किसी भी प्रोडक्ट का आप साइज चेंज कर दो उसकी यूटिलिटी क्रिएट हो जाती है, उसी को फॉर्म यूटिलिटी कहते हैं। उसके बाद आता है बेटा प्लेस यूटिलिटी। अगर प्लेस चेंज होते होते ही अगर किसी कमोडिटी की यूटिलिटी जनरेट हो रही है तो उसको हम प्लेस यूटिलिटी कहेंगे। अगर सर्विस यूटिलिटी यानी अलग अलग सर्विस पर्सन से अगर अलग अलग सर्विस आपको दी जा रही है तो उसको सर्विस यूटिलिटी हम कहेंगे। नॉलेज यूटिलिटी मतलब अगर आपको नॉलेज आ गया एंड देन उस प्रोडक्ट को आपका नॉलेज उस प्रोडक्ट का आपको नॉलेज आने के बाद वो प्रोडक्ट आपके लिए यूटिलिटी बन गया, उसको नॉलेज यूटिलिटी कहेंगे। और आगे पोजेशन यूटिलिटी। पोजेशन यूटिलिटी मतलब जब ओनरशिप ट्रांसफर होता है तब पोजेशन यूटिलिटी क्रिएट होती है। टाइम यूटिलिटी मतलब अगर समय के साथ साथ आपकी यूटिलिटी बढ़ते जा रही है या कम होते जा रही है उसको टाइम यूटिलिटी कहेंगे। हाँ जी हाँ, बात समझ में आई क्या आपको। यस सर। चलिए अब बात करते हैं कॉन्सेप्ट्स ऑफ यूटिलिटी विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है क्या। कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी में बहुत बच्चों को थोड़ा सा तकलीफ जाती है क्योंकि बराबर ये आपको समझ में नहीं आता है, ठीक है ना। लेकिन ध्यान दो, कॉन्सेप्ट यूटिलिटी यानी होता क्या है बच्चों। यहाँ पे 2 कॉन्सेप्ट्स आपको दिए हुए हैं, हालांकि वैसे तो यूटिलिटी के 3 कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है। टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी एंड एवरेज यूटिलिटी, ठीक है। लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ 2 ही दिए हुए हैं, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। सर आपको कैसे पता, बेटा मैंने पहले ही बोला है आई एम ऑल्सो द फैकल्टी ऑफ सीए फाउंडेशन इकोनॉमिक्स, बराबर ना। चलो, तो टोटल यूटिलिटी यानी क्या होता है देखो जरा। तो टोटल यूटिलिटी क्या है। टोटल यूटिलिटी मतलब आपने डेफिनेशन रट्टा मारी होगी तो मैं आपको सिखा देता हूँ। टोटल यूटिलिटी refers to the aggregate of utility derived by the consumer from all units of the commodity, ठीक है। अब ओरिजिनल क्लास में ना इसको मैं बहुत डिटेल में समझाता हूँ और मेरी इसको समझाने की ट्रिक है, अब वो ट्रिक मैं यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं कर सकता, ठीक है ना, क्योंकि कुछ बातें जो है वो ओरिजिनल क्लास में अच्छी लगती है। लेकिन डोंट वरी, मैं आपको अच्छे से ये चीज़ समझा दूंगा। जैसे कि देखो एक बात बताता हूँ, अगर आप ये पर्सन हो और आपके पास यूनिट्स है, आप मान लो खाना खाने बैठे हो, ठीक है। ये टोटल यूटिलिटी इधर करते, ये मार्जिनल करते। चलो खाना खाने छोड़ो, जितनी भी मेरी बहनें इस वीडियो को देख रही है, ठीक है, क्या कर रहा हूँ मैं, वो सब ध्यान देंगे। ये एक दीदी है जिसका नाम है शालू। ये जो है शालू बड़ी है चालू, ठीक है ना। शालू है बड़ी चालू और ये चली गई पानी पूरी खाने, ठीक है, अपने फ्रेंड के साथ। फ्रेंड ही बोला मैंने, हाँ आगे आप बॉय मत लगाना, मैंने सिर्फ फ्रेंड्स बोला। उसकी फ्रेंड्स है कोई क्लास की, ठीक है, क्लासमेट्स है, उनके साथ वो क्या करने गई, पानी पूरी खाने गई, ठीक है क्या। अब गर्ल्स बोलते हो कि क्या सर सुबह सुबह, या फिर जब भी आप टीवी वीडियो देख रहे हो, क्या सर अपने पानी पूरी का नाम ले लिया, रुको अब भी वीडियो पॉज करके मैं देख के खा के आती हूँ, ऐसे नहीं करना, ठीक है। पहले ध्यान दो इधर, जब भी आप पानी पूरी खाने जाते हो, अगर आपने एक भी वो गुपचुप नहीं खाया, बराबर, एक भी पानी पूरी नहीं खाई, तो क्या आपको कोई उससे यूटिलिटी मिलेगी, कोई सेटिस्फैक्शन मिलेगा ना। कुछ खाए नहीं तो कहाँ से सेटिस्फैक्शन मिलेगा, नहीं। लेकिन बहुत इच्छा हो रही है पानी पूरी खाने की,
वांट जनरेट हो गई तो ऑब्वियसली बात है इस वांट को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, और इस वांट को सेटिस्फाई करने के लिए एक ही प्रोडक्ट ऐसा है जो आपकी वांट को सेटिस्फाई कर सकता है, वो है पानी पूरी। तो पानी पूरी के अंदर यूटिलिटी क्रिएट हो गई, हाँ या ना। अब आप जाओगे पानी पूरी वाले भैया के पास जो आपके घर के अगल बगल जो आपका फेवरेट है, बराबर है कि नहीं, तो वहां जाओगे उनको बोलोगे भैया पानी पूरी दो। अब इस वांट को सेटिस्फाई करने के लिए यूटिलिटी तो पानी पूरी में क्रिएट हो गई। अब जब आप ऐसा मस्त पानी पूरी लेते हो और ये जो है इसको क्या करना पड़ेगा, ऐसे लेके ऐसे फेंक सकते हैं और सेटिस्फाई हो जाएंगे क्या, नहीं, इसको हमको क्या करना पड़ेगा, कंज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है। आधे लोगों को तो पूरा कहानी याद आ गई होंगी, बराबर ना। तो ऐसा पानी पूरी जैसे आएगा मस्त बढ़िया उसमें प्याज डालेंगे और खाएंगे, बराबर है। जब हम कंज्यूम करेंगे तब जाके हमको क्या मिलेगी, यूटिलिटी मिलेगी, यस और नो। हाँ, तो जब आप पहला गुपचुप खाते हो ना, देखो पहला पूरा फोकस उस पर रहता है, वो कैसे पानी डाल रहा है, क्या कर रहा है, ये सब चीज़ें, और जैसे ऐसे उठा के जैसे आपने कंज्यूम किया, हाँ क्या मस्त लगता है, बराबर ना। तो पहला जो है उससे आपका यूटिलिटी बहुत हाई मिलता है आपको, ठीक है। हम एग्जाम्पल ना बुक से लेते, यहाँ पे लिखेंगे तो हमारा टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा। देखो ज़रा, तो ये है मान लो यूनिट ऑफ एक्स, मतलब आपका पानी पूरी का यूनिट, ठीक है। जैसे आपने पहला गुपचुप खाया और पहले गुपचुप खाते ही क्या पाया, देखो ज़रा, ये जो पहला गुपचुप आपने खाया और खाते ही ये पाया कि आपको उससे 10 यूटिलिटी मिल गई। ओ भाई साहब, 10 यूटिलिटी मिल गई, मतलब 10% का सेटिस्फेक्शन आपको मिल गया, ठीक है। ठीक है, डन, ये तो समझ में आ गया। देखो 10% का आपको क्या मिल गया, सेटिस्फेक्शन मिल गया, ओके सर। फिर आपने दूसरा बाइट खाया और इतिहास गवाह है जो पहला बाइट आप खाते हो उससे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन सेकंड वाले से मिल ही नहीं सकता। बात समझ में आई क्या, यस और नो, ठीक है, डन। तो देखो ज़रा, पहले जब भी आप कुछ भी चेक करो, जैसे आपको बहुत प्यास लगती है, ठीक है ना, आप पहला घूंट जब पानी का पीते हो तो वो बहुत सेटिस्फेक्शन आपको देता है, दूसरा घूंट आप पानी का पीते हो, तीसरा पीते हो, चौथा पीते हो, और आपके वांट सेटिस्फाई होते जाती है, और एक लेवल आता है आपका पेट भर जाता है और आप पानी पीना बंद कर देते हो, हाँ या ना। तो हमेशा याद रखना, जैसे जैसे हम यूनिट कंज्यूम करते जाएंगे वैसे वैसे हमारा सेटिस्फेक्शन कम 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 होते जाएगा, और वो जो सेटिस्फेक्शन कम कम होते जा रहा है उसी को हम मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। समझ में आया क्या, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी इज नथिंग बट यूर सेटिस्फेक्शन। क्या बात है सर, अभी तक तो हमको ये क्लियर ही नहीं था, समझ में आ गया सबको। मार्जिनल यूटिलिटी इज नथिंग बट यूर सेटिस्फेक्शन, बात समझ में आई। जैसे जैसे आपने एक यूनिट खाया आपको 10% का सेटिस्फेक्शन मिला, दूसरा यूनिट खाया आपको सेटिस्फेक्शन कम मिलेगा, कम मतलब दूसरे वाले से कम मिलेगा, पहले वाले के कंपैरिजन में दूसरे वाले से जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है वो कम मिलेगा। फिर आपने तीसरा खाया 6 ही सेटिस्फेक्शन मिला, चौथा खाया आपको 4 सेटिस्फेक्शन मिला, पांचवा यूनिट कंज्यूम किया आपको 2 सेटिस्फेक्शन मिला, और जब आपने 6th यूनिट खा लिया आपको 0% सेटिस्फेक्शन मिला, विच मीन्स आपका पेट पूरी तरीके से भर चुका है और आप यहाँ पे फुल्ली सेटिस्फाई हो चुके हो। अब आप बोलोगे बस अब मुझे नहीं खाना, पानी पूरी वाला बोलता है सर एक बचा है, ठीक है, तो उसको जबरदस्ती हम लोग कैसे भी करके एडजस्ट करके पेट में भर लेते हैं, बराबर है क्या। तो अगर आप ओवर पेट अगर खाना खा रहे हो तो आपका सेटिस्फेक्शन निगेटिव में जा रहा है, क्योंकि वो खाने की इच्छा नहीं थी आपकी, लेकिन फिर भी कैसे भी कंट्रोल नहीं हो रहा था, फिर भी आपने क्या कर लिया, वो गुपचुप खा ही लिया, पानी पूरी खा ही लिया। बात समझ में आई क्या, बात समझ में आई क्या। तो मैं ये बोल रहा हूँ मार्जिनल यूटिलिटी मतलब आपका सेटिस्फेक्शन। कोई भी चीज़ अगर आप खा रहे हो, जैसे कि आज रात को या शाम को, आप सुबह कभी भी जब आप वीडियो देख रहे हो, नेक्स्ट टाइम इसके बाद जब भी आप खाना खाओगे तब आप इसको फील करना, क्योंकि यूटिलिटी कौन सा कॉन्सेप्ट है, साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। तो साइकोलॉजिकली आप इसको फील करो, ठीक है, कि जैसे आपने भूख लगी है बहुत जोर से, चूहे दौड़ रहे पेट में, ठीक है, जैसे आप पहला बाइट उठा के खाओगे तो उससे बहुत अच्छा सेटिस्फेक्शन मिलता है, बराबर है क्या। और गर्ल्स को तो मेरी मतलब इतनी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप पानी पूरी जब खाओगे तभी देख लेना, बराबर है क्या। पहला जब आप गुपचुप खाते हो तो आपका सेटिस्फेक्शन बहुत हाई लेवल पे मिलता है, दूसरा खाते हो तो ठीक ठाक है, तीसरा ओके, चौथा डन, पांचवा डन, और 6 नंबर का आ गया तो भैया पेट भर गया, क्योंकि एक प्लेट में तो 6 ही मिलते हैं। और फिर आती है पपड़ी की बारी, वो कैसे छोड़ सकते हैं, पपड़ी तो अधिकार है हमारा, जन्म सिद्ध अधिकार है ना। तो यही बात है, ठीक है। तो आपका सेटिस्फेक्शन हमेशा कैसे होते जाएगा बेटा, डाउन होते जाएगा, कम कम होते जाएगा। अब कोई बच्चा बैठे यहाँ बोलेगा सर मेरा सेटिस्फेक्शन कभी कम नहीं होता, तो नालायक को, जब आपने पहली बार खाना खाना शुरू किया तो अभी भी खाना ही खा रहे हो,
सेटिस्फैक्शन बढ़ते 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 जाता है। मतलब एक रोटी खाई तो अभी लगता 2 खाऊं, 2 खाई तो अभी लगता 4 खाऊं, 4 खाई तो ऐसा लगता 8 रोटी खाऊं। इस हिसाब से तो आप रावण के कुछ लगते होंगे। ठीक है ना? यस सर। चलिए, तो ये समझ में आ गया। मेनली जो गेम है वो सिर्फ आपका यूनिट का और मार्जिनल यूटिलिटी का है। समझ में आया? बच्चे मार्जिनल यूटिलिटी से ही बोर हो जाते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी से क्या करना है बोलते हैं, नहीं नहीं, मार्जिनल यूटिलिटी को ही पहले पढ़ना चाहिए। ठीक है? तो मार्जिनल यूटिलिटी मतलब सेटिस्फैक्शन। ये तो बात आपको समझ में आ गई कि ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्यों दिया हुआ है। ये डिक्रीज ऑर्डर में इसलिए दिया है कि आपका जो मार्जिनल यूटिलिटी है बच्चों, वो हमेशा कम कम होते जाता है, यानी कि सेटिस्फैक्शन आपका हमेशा कम 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 होते जाता है। और एक लेवल ऐसा आता है जहाँ पे आपका मार्जिनल यूटिलिटी जीरो हो जाता है, यानी कि यहाँ पे वो लेवल आता है जहाँ पे कंज्यूमर फुल्ली सेटिस्फाई हो गया, अब उसको कंजम्पशन नहीं करना है। लेकिन ज़बरदस्ती अगर उसने एक कोई कंज्यूम कर लेगा तो वो ओमिट कर देगा, यानी कि उसका जो सेटिस्फैक्शन है वो निगेटिव में चला जाएगा। ये सुनो, समझ में आए क्या? और अगर इन्हीं सब चीज़ों का आप टोटल कर लो तो ये होगी टोटल यूटिलिटी। दैट्स इट, फिनिश। देखो, पहला यूनिट आपने खाया 10 का सेटिस्फैक्शन मिला तो टोटल 10। दूसरा यूनिट आपने खाया तो 8 का सेटिस्फैक्शन मिला तो पहले और दूसरे से कितना मिल गया टोटल 18, है ना? तीसरा यूनिट कंज्यूम किया तो सिर्फ 6 आपको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, तो टोटल हो गया 24, 28, 30 और ये नेगेटिव में चला जाए। ठीक है क्या? बात समझ में आई? अब इससे एक और बात ध्यान रखना, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का रिलेशन कैसा है, ये आगे टॉपिक है, लेकिन मैं ऐसे ही समझा देता हूँ आपको। देखो, मार्जिनल यूटिलिटी कम 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 होते जा रही है, डिक्रीज होते जा रही है, और एक लेवल ऐसा आता है जहाँ पे वो जीरो हो जाती है। समझ में आ रहा है? और उसके बाद वो निगेटिव में चली जाती है। ये रिलेशन हमेशा याद रखना। ठीक है? समझ में आया? ये रिलेशन आप याद रखोगे हमेशा। वेट अ मिनट, मार्जिनल यूटिलिटी कम कम होते जाएगा, एक लेवल आएगा जहाँ पे आप फुल सेटिस्फाई हो जाओगे, और उसके बाद वो फिर से कम होगा, मतलब जीरो से भी कम चला जाएगा, यानी कि निगेटिव में चला गया। ठीक है? तो बोलो मेरे साथ, मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा कम 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 होते जाती है। बोलो। नहीं नहीं नहीं, आपने बोला नहीं, बोलना है। आगे पीछे इधर ऊपर नीचे कौन बैठा है कोई नहीं देखना, सबको लगना चाहिए कि पढ़ाई कर रहे हो, बराबर है ना? हाँ, बोलो ज़रा। मार्जिनल यूटिलिटी, सब एक साथ, मार्जिनल यूटिलिटी कम 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 होते जाती है, एक लेवल आता है जहाँ पे वो जीरो हो जाती है और उसके बाद निगेटिव हो जाती है। बराबर है क्या? मार्जिनल यूटिलिटी कम कम होते जाएगी, जीरो होगी और फिर नेगेटिव में हो जाएगी। बराबर है? यही देखो यहाँ पे डायग्राम में लिखा है, दिस इज द कर्व ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, जो कम 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 होते जा रही है। एक लेवल ऐसा आ गया जहाँ पे वो कितनी होगी, जीरो, और फिर वो निगेटिव में चली गई। समझ में आया क्या? मज़ा आ रहा है? मज़ा आता तो अभी तो लाइक कर दो। ठीक है? अभी तक तो आपको लेक्चर पसंद आने लग गया होगा। ये सुनो, चलिए जी, मैं आपको फ्री में लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहा हूँ। आजकल फ्री में तो भगवान भी दुआ नहीं देते। ठीक है? मैं आपको लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट आपके एग्जाम के लिए। ठीक है? 1 लाख तो बनता है ना बच्चों? चलो, उसके बाद टोटल यूटिलिटी, इसी का टोटल करना है आपको। जैसे कि आपको एक यूनिट से 10 का सेटिस्फेक्शन मिला तो टोटल इज 10, दूसरे वाले से, ध्यान रखना, दूसरे वाले से 8% का सेटिस्फेक्शन मिला तो दोनों का कितना हो गया, तो दोनों का 18 हो गया। तीसरे वाले से 6 मिला तो तीनों का मिला के 24 हो गया। चौथे वाले का 4 हो गया तो चारों का मिला के 28 हो गया। यानी कि समझ गया क्या आपको कि जब आप टोटल यूटिलिटी बोलते हो तो वो चारों की रहती है, जितने यूनिट कंज्यूम किया सबकी मिला के रहती है, और मार्जिनल सिंगल सिंगल यूनिट की रहती है। डन? तो देखो, अब टोटल यूटिलिटी का भी यहाँ पे रिलेशन आप थोड़ा सा एनालिसिस करने की कोशिश करो। टोटल यूटिलिटी यहाँ पे बढ़ते जा, ये पहले 10 है, 18 है, 24 है, 30 है, यहाँ तक तो वो बढ़ते बढ़ते जा रहा है। एक लेवल आएगा जहाँ पे वो कांस्टेंट हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, और बाद में वो कम होना शुरू हो जाएगा। समझ में आएगा? तो यही यहाँ पे टोटल यूटिलिटी का भी दिया हुआ है। ये देखो, बढ़ रहा है, 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 एक लेवल आ गया कि यहाँ पे वो कांस्टेंट हो गया। ये देखो, ये स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे कांस्टेंट हो गया, और एक लेवल है वहाँ से वो गिरना शुरू हो गया। ठीक है? अब ये वाला जो पॉइंट है इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन, जिसमें कंज्यूमर फुल सेटिस्फाई हो जाता है। पेपर में एक क्वेश्चन आ सकता है आपको कि कंज्यूमर कहाँ पे सेटिस्फाई होता है, तो जहाँ पे टोटल यूटिलिटी अपने मैक्सिमम पे पहुँच गया। देखो इधर 30 के ऊपर कुछ है क्या इसमें नंबर? नहीं, तो 30 इज द मैक्सिमम नंबर। हाँ, और मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो गया, यानी कि ये वाला पॉइंट। टेबल से अगर मैं आपको दिखा दूँ,
तो दिस इज द पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन, ठीक है। जहाँ पे टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है और मार्जिनल यूटिलिटी जीरो है, वहाँ पर कंज्यूमर पूरा सेटिस्फाई हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? तो ये देखो यही कहानी यहाँ पे दी हुई है। ये देखो यहाँ पे टोटल यूटिलिटी देखो, अगर मैं इसको निकालना चाहूँ थोड़ा सा, ये देखो ये यहाँ पे 30 आएगा और मार्जिनल यूटिलिटी देखो यहाँ पे कितनी आ गई सर, मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पे आ गई 0। सर ये तो 6 है। अरे ये तो मार्जिनल यूटिलिटी है ना, ये इधर है, ये यहाँ पे देखो ये कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। अरे तो जहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी 0 है और टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है, वो पॉइंट ऑफ स्टैटिटी होता है और उसी पे कंज्यूमर फुल्ली सेटिस्फाई होता है। डन डना डन। अरे बुझे, सबको बुझे का, यही यहाँ पे दिया रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। आओ अब मीनिंग पढ़ते, पहले मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया, अब मीनिंग पढ़ते इसके। आ जाओ, अब मीनिंग देखो, रट्टा मारने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो अब बोलता है टोटल यूटिलिटी रेफर करता है टू द अग्रीगेट ऑफ यूटिलिटी डिराइव्ड बाय द कंज्यूमर। अग्रीगेट मतलब क्या, टोटल लिया जाता है। एक यूनिट कंज्यूम करने से आपको कितनी कितनी यूटिलिटी हो रही है, उन सब यूनिट्स की टोटल मिला के टोटल यूटिलिटी होती है। समझ में आ गया? इट इज एन एग्रीगेट ऑफ यूटिलिटीज फ्रॉम ऑल सक्सेसिव यूनिट ऑफ द कमोडिटीज। मतलब एग्रीगेट यूटिलिटीज की टोटल है ये, ठीक है। एग्रीगेट यूटिलिटी जितनी भी सक्सेसिव यूनिट, मतलब सक्सेसिव यानी बाद वाले यूनिट से आप जितनी भी कमोडिटी कंज्यूम करोगे और उससे जितना सेटिस्फैक्शन आपको मिल रहा है, सबका टोटल करने के बाद आता है टोटल यूटिलिटी। और मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? एडिशनल यूटिलिटी डिराइव्ड बाय अ कंज्यूमर फ्रॉम एन एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी कंज्यूम। यानी कि एक यूनिट आपने कंज्यूम किया तो 10 आपको यूटिलिटी मिली, एडिशनल एक और यूनिट कंज्यूम करने से आपको कितना यूटिलिटी मिल रहा है। जैसे कि आपने एक और यूनिट बाइट खाया, एक यूनिट बाइट खाया तो 10% का आपको यूटिलिटी मिल गया। एक और एडिशनल यूनिट ऐड किया, मतलब दूसरा यूनिट आपने कंज्यूम किया, उससे कितना मिला? तो उससे 8 ही मिला। फिर तीसरा कंज्यूम किया, उससे कितना मिला? उससे सिर्फ 6 ही मिला। तो एवरी एडिशनल यूनिट के साथ साथ कितनी यूटिलिटी आपको मिल रही है, उसको हम क्या बोलेंगे? मार्जिनल यूटिलिटी। डन? समझ में आया? यस सर। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आया क्या? अगर आया होगा तो ठोको ताली। और जो मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट समझाया उसी को हम बोलेंगे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। ये लॉ इतना इंपॉर्टेंट है कि ये एग्जाम में आपको पूछने के चांसेस हैं, ठीक है। लॉ क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इसको प्यार से निक नेम DMU भी कहते हैं, ठीक है ना। तो बोल रहा है आगे, दिस लॉ वॉज फर्स्ट प्रपोज बाय द प्रोफेसर गोसेन but was discussed in detail by Professor Alfred Marshall in his book Principle of Economics published in 1819। ये नो डाउट आपको एग्जैक्टली लिखना है। द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज द यूनिवर्सल इन कैरेक्टर। कोई भी लॉ जो होता है ना वो यूनिवर्सल कैरेक्टर में होता है, यानी कि ऐसा तो है नहीं कि फॉरेन के लोग जब खाना खाते हैं तो उनकी भूख बढ़ते बढ़ते जाती है, नहीं, वो भी तो सेटिस्फाई होता है ना, उनका भी पेट भर जाता है, ठीक है ना। यस, इट इज बेस्ड ऑन द कॉमन कंज्यूमर बिहेवियर दैट द यूटिलिटी डिराइव डिमिनिशेस विद द रिडक्शन इन द इंटेंसिटी ऑफ वांट, ठीक है। ये उसके बेस पे है कि इंटेंसिटी ऑफ वांट जैसे जैसे कम हो जाता है वैसे वैसे ही यूटिलिटी भी उनकी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यानी कि जो मैंने आपको ऊपर मार्जिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट समझाया, अगर सिर्फ आप उसको ही कंसिडर करोगे, वही हो गया लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। देखो दिया ही है, डिमिनिश मतलब क्या, कम होना। मार्जिनल यूटिलिटी आप सीखे हो, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको सिखाया कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती जाती है, कम कम होते जाती है, एक लेवल 0 और फिर क्या होने लगती है, निगेटिव में चली जाती है। इसी को लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं, ठीक है जी। स्टेटमेंट ऑफ लॉ जो है वो एग्जैक्टली आपको एज इट इज लिखना है। जैसे डेफिनेशन आप लिखते हो तो ये लर्न करके जाना है, एज इट इज आपको पेपर में लिखना है। अकॉर्डिंग टू द प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट। और कोई भी स्टेटमेंट लिखोगे अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट से ही शुरू करना। द एडिशनल बेनिफिट विच अ पर्सन डिराइव्स फ्रॉम द गिवन इंक्रीज इन हिज स्टॉक ऑफ अ थिंग। जब वो अपने स्टॉक ऑफ अ थिंग मतलब जो कंज्यूम कर रहा है उसमें बढ़ाते जाता है, और जो एडिशनल हमको क्या मिलता है उससे सेटिस्फैक्शन मिलता है,
डिमिनिशेस, वो जो सेटिस्फैक्शन है वो डिमिनिश होते जाता है, यानी कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है, सेटिस्फैक्शन मतलब मार्जिनल यूटिलिटी, वो डिमिनिश होते जाता है, कम कम होते जाता है विथ एवरी इंक्रीज इन द स्टॉक। ठीक है, मतलब जैसे जैसे आप खाना खाते जाते हो वैसे वैसे आपका जो यूटिलिटी है वो कम कम होते जाता है, जो आपका क्या बोला है इसने, बेनिफिट है, जो बेनिफिट आपको स्टॉक से मिल रहा है वो कम कम होते जाता है। बात समझ में आई क्या? यस सर, डन। चलिए, तो यही तक आपको पढ़ना है। उसके बाद अजम्पशंस यहाँ पे लिए हुए लॉ के कुछ, ठीक है, तो लॉ के अजम्पशंस क्या क्या है ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, अजम्पशन एंड एक्सेप्शंस जो है ये नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में शायद ये चैप्टर आपका फिनिश भी हो जाएगा क्योंकि ज़्यादा बचा है नहीं। ठीक है, तो ये यूटिलिटी का एकदम बढ़िया सा चैप्टर था। ठीक है, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, बाकी की कहानी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। एंटिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर बेटा।